हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल वर्क्स। आज हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट को डील करने वाले थे, कंप्लीट पार्ट को नहीं, मतलब पार्ट 5 उसके चैप्टर 1 के अंदर में जो जो तीनों द एग्जीक्यूटिव्स, उसमें जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कंडक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये सब है। इनमें से हम सिर्फ आज प्रेसिडेंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर सबके ऊपर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो छोटे छोटे पार्ट्स में कर करके वीडियो लाना सही लगेगा। तो आज हम लोग सिर्फ प्रेसिडेंट के ऊपर में डील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो द यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंडक्ट्स ऑफ बिजनेस, ये पूरे पार्ट 5 के चैप्टर 1 के अंदर डील किया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम लोग आज इसका, जैसा कि इंट्रो में हो चुका है, कि आज हम लोग सिर्फ प्रेसिडेंट्स के ऊपर में ही डील करने वाले हैं। उससे पहले एक ओवरव्यू हो जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ पे लोकसभा के मेंबर्स को हम लोग अपॉइंट्स करते हैं और फिर कुछ सेलेक्टेड मेंबर्स लोग प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जब भी बात होती है तो हमारा कंपैरिजन यूके से होती है और यूएस से होती है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है तो यूएस के साथ प्राइम ज़्यादा सोर्सिंग होता है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ से डायरेक्ट रिलेशन बैठाया जाता है, क्योंकि वहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यूके में हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो हमारे यहाँ दोनों का हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सर है, लेकिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा बोलते हैं कि हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही है, तो उसी में बोला गया है, इसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी एक प्रेसिडेंट होगा जो सुप्रीम हेड होगा, हेड ऑफ द इंडियन एग्जीक्यूटिव। सारे काम उसी के नाम पर किए जाएंगे, चाहे जो भी काम हो उनके नाम के अंडर में, उनके नाम के एम्बिट पे ही किए जाएंगे। और ये जो एग्जीक्यूटिव हेड है, एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे एग्जैक्टली डिफाइन नहीं है कि एग्जैक्टली एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव पावर है क्या। तो जो एग्जीक्यूटिव पावर हमारे प्रेसिडेंट के पास होता है, वो एक तरह से को एक्सटेंसिव होता है जो लेजिस्लेटिव पावर होता है यूनियन के पास। इसका आप एक एग्जाम्पल है राम जवाहर कपूर केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जहां पर पे ये बोला जाता है द एग्जीक्यूटिव पावर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द मैटर ऑन विच लेजिस्लेशन हैज ऑलरेडी बीन पास्ड। मतलब अगर कोई कानून ऑलरेडी पास हो चुका है तो उसमें वैसा पावर उनको नहीं मिल सकता है। ये तो हो गया आर्टिकल 55। उसके बाद आपका आर्टिकल 58 बात करता है क्वालिफिकेशंस का। क्वालिफिकेशंस देखा जाए तो आज के टाइम पे हर चीज में, अगर आप एक छोटे से प्यून के लिए भी अगर आप अपॉइंट हो रहे, अप्लाई करते हो, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस होते हैं। आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप इतने पढ़े लिखे होने चाहिए, ये होना चाहिए। बट प्रेसिडेंट के लिए भी ऐसा ही क्वालिफिकेशन है, जिसमें से कुछ क्वालिफिकेशन है कि वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। वो नॉन सिटीजन, मतलब एनआरआई नहीं होने चाहिए, अब्रॉड के नहीं होने चाहिए, तो वो प्रॉपर इंडियन सिटीजन होने चाहिए। एटलीस्ट उनकी एज 35 ईयर होनी चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर के, मतलब वहां से इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। तो अगर वो लोकसभा या राज्यसभा के अगर मेंबर के लिए एलिजिबल हैं इलेक्शन के लिए, तो वो प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। चौथा ये कि वो कोई भी ऐसी ऑफिस, गवर्नमेंटल पब्लिक ऑफिस को होल्ड नहीं करेंगे जहां से वो मतलब कोई भी सरकारी काम में वो नहीं होंगे। डज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली 4 क्वालिफिकेशंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आर्टिकल 59 बोलता है कि अगर हमारे जो प्रेसिडेंट अपॉइंट हो रहे हैं, अगर वो किसी लोकसभा, राज्यसभा या किसी स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी के मेंबर हैं, तो उनको प्रेसिडेंट बनने से पहले, यानी प्रेसिडेंट के लिए जब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को एक्वायर करेंगे, प्रेसिडेंट के ऑफिस में जब वो जाएंगे, उससे पहले उनको वो पोजीशन, अगर वो राज्यसभा के मेंबर हैं तो वहां से, अगर लोकसभा के मेंबर है तो वहां से, अगर कहीं के भी स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडी के कहीं मेंबर है तो उनको वहां से ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो पहले झारखंड की गवर्नर थी, तो उनको गवर्नर का पोस्ट वहां से छोड़ना पड़ा था प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट का ऑफिस होल्ड करने के लिए। उसके बाद आपका इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, जो सेक्शन 54 डील करता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कौन कराएगा, कैसे करवाएगा, क्या होगा।
तो इसमें बोला गया कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही कंडक्ट होगा, लेकिन उसमें जो वोटिंग होगी वो नॉर्मल पीपल्स नहीं करते हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट्स का इलेक्शन होता है डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट को वो इलेक्ट करते हैं जिनको हम इलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए जो वोट करते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं, और वो स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज के होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स होते हैं, और सेलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यूनियन टेरिटरी या स्टेट बॉडीज के। और दूसरा ये कि 70th अमेंडमेंट के अंदर में ये लाया गया था कि यूनियन टेरिटरी जो दिल्ली वाली है इनके मेंबर्स एमएलए भी प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। हाँ, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में 12 मेंबर प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, तो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, ये वो वोटिंग नहीं डाल सकते, क्योंकि यहाँ पर वो दिया जाता है कि मैंने इनको अपॉइंट किया तो ऑब्वियस सी बात है मेरे फेवर में वोट करेंगे। तो वो नॉमिनेटेड मेंबर जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है वो वोट नहीं कर सकते। और दूसरा ये कि जो वोटिंग काउंट होती है, जैसे हमारा वन मैन वन वोट का सिस्टम है, वैसा प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं होता। वो स्टेट पॉपुलेशन उसके एमएलए एमपी को कंसीडर करके हर एक इंसान का, हर एक एमएलए एमपी का वोट का एक नंबर होता है, जो कि हमारा जैसा नहीं होता वन मैन वन वोट, उनके नंबर्स अलग होते हैं, एक से ज्यादा होते हैं। फिर आर्टिकल 71 बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर के अगर किसी भी तरह का कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसमें फाइनल डिसीजन होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दे दिया वो फाइनल होगा। इसमें आपका एक केस है डॉक्टर एन बी खेरा वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसमें क्या होता है कि पंजाब में स्टेट लेजिस्लेटिव का इलेक्शन हो रहा होता है और इधर प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन होता है, तो उसमें केस किया जाता है कि अगर अभी प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाएगा तो पंजाब स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज के मेंबर वहां पर वोट नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर बोला था कि प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन पर सवाल तभी उठ सकते हैं जब इलेक्शन एक बार कंडक्ट हो चुका हो, और उस टाइम इलेक्शन कंडक्ट होने वाला था, तो इसलिए ये खारिज कर दिया गया था। और जब इलेक्शन कंडक्ट हो गया तब फिर से सेम इशू के साथ क्वेश्चन रेज किया गया था, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो मेंबर्स है, जो वोट कर सकते इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स है, सिर्फ वही इशू रेज कर सकते हैं, बाकी कोई इशू रेज नहीं कर सकता। और ये नहीं कि वो अकेले, मतलब अगर सिंगल मुझे दिक्कत हुई, मैं इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर हूं और मुझे सिंगल परेशानी, तो मैं अकेला नहीं, एटलीस्ट 5 लोगों की सपोर्ट के साथ ही हम वो हाँ क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी के साथ ये केस को यहां पर हटा दिया गया था। और फिर आपका आर्टिकल 361 बहुत सारे प्रिविलेजेस देता है अपने प्रेसिडेंट को, जैसे कि इम्यूनिटी फ्रॉम क्रिमिनल ट्रायल, नो ट्रायल फॉर द कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटी, नो इम्प्रिजमेंट टिल ही होल्ड्स द ऑफिस, नो सिविल प्रोसीजर्स, ये सब कुछ कुछ उनके रेगुलेशंस को लेकर के। अब आते हैं हमारे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें सबसे पहला एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर मतलब जो इंडिया का जो मेन एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब कोई भी पावर प्रेसिडेंट के नाम के अंदर में ही होगा। जैसे कि हम पहले ही बोल चुके कि कहीं पे भी एग्जीक्यूटिव पावर डिफाइंड नहीं है, तो वो कोएक्सटेंसिव होता है लेजिस्लेटिव यूनियन के पावर के बराबर में। ऑल दोज मतलब प्रेसिडेंट बहुतों को अपॉइंट्स भी करते हैं, तो जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी होती है कि जिनको वो अपॉइंट कर रहे हैं उनको वो रिमूव भी कर सकते हैं, उनको ऑफिस से निकाल भी सकते हैं इसमें। और एक सवाल ये हमेशा एग्जीक्यूटिव पावर में प्रेसिडेंट पे रहता है कि जो प्रेसिडेंट का पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर, वहां पर ये होता है कि क्या प्रेसिडेंट इज प्रेसिडेंट ऑलवेज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। तो इसके लिए रिगार्डिंग हमारा 3 बहुत इसेंशियल केस है। पहला जयंती लाल केस, दूसरा सरदारी लाल केस, तीसरा शमशेर सिंह केस। ये तीनों फ्लुएंट में, पहला जयंती लाल केस हुआ था, उसमें एक ओपिनियन दिया गया था, फिर उसको सार लेकर के सरदारी लाल केस में एक अलग ओपिनियन आ गई थी, फिर उसको लेकर के शमशेर सिंह केस में फिर एक अलग डिसेंडेंट ओपिनियन दिया गया था। तो ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जहां पर आपको प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस को लेकर के बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। तो मैं तीनों केस को कंप्लीट डील नहीं करने वाला, इसका एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा। तो ये 3 केस है जिसपे एग्जीक्यूटिव पावर को लेकर के प्रेसिडेंट का मतलब क्वेश्चन थे कि एड एंड एडवाइस के लिए किस हद तक वो बाउंड रहते हैं। उसके बाद आता है मिलिट्री पावर। जैसा कि पता कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मिलिट्री इन इंडिया, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, नेवी हो या एयरफोर्स हो, उन सबके सुप्रीम कमांडर आपके प्रेसिडेंट ही होते हैं। वो चाहें तो इनका यूज किसी भी मतलब वॉर के लिए यूज कर सकते हैं, पीस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी हद तक एक कानून के अंदर में, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट सोए हुए हैं
अगले सुबह उठे कि पाकिस्तान पे जंग छेड़ दो, ऐसा नहीं, कुछ कानून वानून को देख करके ही वो किया जा सकता है। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर, ही पोजेस एक्सटेंसिव लेजिस्लेटिव पावर, ही हैज पावर, जैसे कि ही हैज पावर टू समन द पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट में कोई भी बिल रखा गया और वो पास नहीं हो पा रहा, किसी कारण से दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा में डिस्प्यूट हो रहा है, तो वो दोनों हाउस को बुलाएंगे कि नहीं बैठो, डिस्कस करो और इसको खत्म करो, डेडलॉक से पहले इसको खत्म करो। तो इनके पास ये पावर होती है। और जब वो समन होती है तो वहां पर जो वो स्पीच देते हैं, वो स्पीच प्राइम मिनिस्टर ही लिखते हैं। तो आप यहां पर फिर से वो आती है एग्जीक्यूटिव पावर की, वो जो स्पीच दे रहे वो भी एड एंड एडवाइस वाला सीन आ जाता है, क्योंकि वो स्पीच प्राइम मिनिस्टर ही लिखते हैं। फिर वो कि कोई भी बिल जब इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो वो तब तक पास नहीं होगा जब तक उसको प्रेसिडेंट के एसेंट्स नहीं मिल जाते, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर मिलकर के वो कंफर्म नहीं होता, क्योंकि प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद ही वो बिल का कुछ हो सकता है। अगर वो प्रेसिडेंट उसमें सिग्नेचर नहीं करते हैं और वापस भेज देते हैं कि नहीं इसमें कुछ चेंजेस करो, या रिकमेंड करते कि ये थोड़ा सा मॉडिफाई करो, तो लोकसभा राज्यसभा अगर मॉडिफाई करना चाहे तो कर सकता है। अगर नहीं करता है और सेम बिल को वापस से भेज देता, तो सेकेंड टाइम में प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है उसको साइन करने के लिए। तो ये था उसका लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट के। उसके बाद आता है उनके ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये प्रेसिडेंट का सबसे बेस्ट पावर है, क्योंकि पार्लियामेंट हर दिन सेशन में नहीं होती है और हर दिन कुछ ना कुछ इशू हमारे भारत में होते ही रहते हैं। कभी कहीं कुछ स्टेट में कहीं कुछ अलग इशू हो गया, कहीं गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर पा रही किसी स्टेट का प्रॉपर तरह से, तो उस केस में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट को बहुत हेल्प करता है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी को मदद करने में। जैसे कि मान लीजिए अगर पार्लियामेंट फंक्शन में ना कोई ऐसा सर्कमस्टांस है, कोई ऐसा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं, तो उस केस में ऑर्डिनेंस के बल पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकता है और एक लॉ बन सकता है, और ऑर्डिनेंस एज अ लॉ कंपेयर भी किया जाता है। लॉ के मतलब कंपेयर में लॉ ही होता है और वो इन्फोर्स हो जाती है, और वो फिर एज अ लॉ जैसे नॉर्मल कानून इन्फोर्स होता है उसी तरह से उसका भी वैलिडिटी, उसकी भी पावर होती है। और जैसा कि लेजिस्लेटिव पावर और जुडिशियल वो एक्ट ये सबको चेक किया जाता है कि नहीं ये सही है कि गलत है हर एक एम्बिट में, तो हर एक एम्बिट में ऑर्डिनेंस को चेक नहीं किया जा सकता है। हो सकता है ऑर्डिनेंस किसी एक आदमी के लिए गलत हो, बट वो ओवरऑल देखा जाता है, लेकिन उस केस में इसकी थोड़ी सी अलग होती है, इसकी चेकिंग अलग होती है, इसके एम्बिट्स अलग होते हैं कि ये किस किस एम्बिट में फॉल कर सकता है कि ये नहीं ये गलत है। हाँ, अगर वो कंप्लीट फंडामेंटल राइट को ही वायलेट कर रहा है ऑर्डिनेंस, तो हाँ वो गलत होगा, क्योंकि वहां पार्लियामेंट को भी पावर नहीं है, और अगर किसी चीज पे पार्लियामेंट के पास भी पावर नहीं है कि लॉ नहीं बना सकती है और उस पर अगर ऑर्डिनेंस आती है, तो उस केस में ऑर्डिनेंस को वॉइड डिक्लेयर करा दिया जाता है। और जो मैक्सिमम टेन्योर होता है ऑर्डिनेंस का वो 7.5 मंथ होता है, क्योंकि जैसे कि क्योंकि 6 मंथ में एटलीस्ट एक बार पार्लियामेंट की सेशन होनी पड़ती है, 6 महीने में एक बार, और कम से कम 6 हफ्ता लग जाता है एक ऑर्डिनेंस, मैक्सिमम 6 वीक लगता है एक ऑर्डिनेंस का रिजल्ट आने में कि वो इन्फोर्स रहेगा या हट जाएगा। तो अगर उस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो 6 मंथ एंड 6 वीक मैक्सिमम, और मिनिमम 1 डे भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि आज ऑर्डिनेंस पास हुआ, कल पार्लियामेंट सेशन में आई और कल ही के कल उसको रद्द भी कर दिया गया। और जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है इसको हम लोग कह सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो मतलब जो पार्लियामेंट सेशन में है ही नहीं, तो किससे एडवाइस लेंगे। तो जो ऑर्डिनेंस पास होती है वो बेसिकली प्रेसिडेंट के पर्सनल सेटिस्फैक्शन का होता है, ना कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। बट अभी किस हद तक सही है गॉड नोस। जैसे कि वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी टेस्टेड ऑन द ग्राउंड सिमिलर टू दोज ऑन विच एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल एक्शन इज टेस्टेड। जैसा कि भी पहले बोला है, इनके चेक हर एक छोटे छोटे बात पे नहीं किया जा सकता। उसके बाद आपका आता है इस पे एक केस है, बहुत ही अच्छी केस है, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये इसमें क्या होता है कि बिहार के हमारे गवर्नर होते हैं, वो कंप्लीट मतलब ऑर्डिनेंस पास किए जा रहे थे, मतलब ऑर्डिनेंस आया पार्लियामेंट सेशन में आई, ऑर्डिनेंस का पता नहीं क्या हुआ, पार्लियामेंट हटे फिर से एक ऑर्डिनेंस ला दिए, तो ये कंटिन्यू ऑर्डिनेंस लाते जा रहे थे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो एक्ट है ऑर्डिनेंस जो गवर्नर ऑफ बिहार कर रही है, कंप्लीट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, यहाँ कंप्लीट गलती मतलब मिसयूज किया जा रहा है इस पावर का।
और इसके साथ लेकिन फिर ये भी बोला गया कि आप इस तरह से अगर ऐसा होता तो आप यहाँ पर उनसे वो पावर खींच नहीं सकते, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो ऑर्डिनेंस कभी भी लाना पड़ सकता है, कभी मजबूरी भी पड़ सकती है। सोचिए ये जब बिहार में हुआ था तो इतना बड़ा क्योस मचा गया था। अगर यही हमारे प्रेसिडेंट करने लगे तो, फॉर गॉड सेक, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है, बट क्वेश्चन एक बनती है कि क्या होगा तब। और भी केसेस, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये भी आपके ऑर्डिनेंस पर ही है, जहां पर सीट को लेकर के ऑर्डिनेंस पास किया जाता है कि नहीं यहाँ पे ये होगा वो होगा। उसके बाद आपका पार्डनिंग पावर, आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट को एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही नेक पावर देता है, पार्डनिंग पावर। इसका ये मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर किसी को डेथ पेनल्टी भी देती है तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उसके डेथ पेनल्टी को खत्म करके उसको अलाइव कर दे, उसकी कंप्लीट पनिशमेंट को भी खत्म किया जा सकता है पार्डनिंग पावर का यूज करके प्रेसिडेंट के हाथों। प्रेसिडेंट ये पावर यूज करते हैं, किए भी है बहुत केसेस में, बहुत केसेस में रिफ्यूज भी कर देते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं होता है कि आप पार्डन पावर आपको मिला है, आपसे कोई शीक कर रहा था आप उसको दे ही दे। और दूसरा जो पार्डनिंग पावर होता है वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होता है, और जो आपका सीआरपीसी का एक सेक्शन है, सीआरपीसी का एक सेक्शन है, लेट मी चेक, सेक्शन 433A ऑफ सीआरपीसी, इसका ध्यान में रखते हुए उनको करना पड़ता है ये। इसमें आपका केसेस है मारूराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कुलजीत सिंह वर्सेस गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दिल्ली। और इसका एक कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि पार्डनिंग पावर हमारे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को भी दिया जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के पास ये पावर इंपीचमेंट के टाइम पे नहीं होता है। इंपीचमेंट में वो पार्डनिंग पावर का यूज नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ, बाकी पार्डनिंग पावर दोनों का सेम होता है। उसके बाद आपका लास्ट इमरजेंसी पावर, कि अगर हमारे जो इमरजेंसी प्रोविजन है उनको इन्फोर्स करने का सिंपल पावर आपके प्रेसिडेंट के पास होता है। कि और बेसिकली 3 टाइप में ही इमरजेंसी डिक्लेयर किया सकते हैं, जो वॉर एंड एग्रेशन, एक्सटर्नल रिवेलियन, इन सब जैसे कि इमरजेंसी अराइजिंग आउट ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिवेलियन, इन सब केसेस में वो डिक्लेयर कर सकते हैं, जो आपके 1972 में इंदिरा गांधी ने किया था। फिर उसके बाद इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट, अगर स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर तरह से फंक्शन नहीं कर पा रही है, या वहां की सरकार गिर गई है, वहां पे फंक्शन नहीं कर पा, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाता है वहां पर। और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, टिल टाइम वी हैव सीन द बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड इमरजेंसी, बट टिल नाउ वी हैवंट सीन द फाइनेंशियल इमरजेंसी, एंड we pray also that we can't see this emergency also, because it is considered as a very harsh emergency than the other two. So that's all for the today's topic, and see you on the next video. Thank you and stay tuned.